Welcome all. Today we will be starting our next chapter, that is chapter 4, Agriculture. This chapter is the complete revision and the extension of chapter 4, Agriculture of class 8. So let's begin. Now let's understand some of the interesting facts about India's agriculture. India is second in the world in crop output next to China. सो चाइना के बाद क्रॉप आउटपुट मीन्स जितना हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है पर ईयर इन लाख टन्स, उसमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना. एंड अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड इज अंडर कल्टिवेशन. सो दिस मच ऑफ लैंड आउट ऑफ 3.2 मिलियन square kilometer, which is our total land area. 1.4 square kilometer is approximately 46% of the land area which is used for the cultivation, and the agriculture is the only biggest employer in India because total 52.1% of Indian population depends upon agriculture for their livelihood. So all it means that 2/3 of the total Indian population is involved in agriculture. अब देखो बच्चों, एग्रीकल्चर का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता खेती करना, बल्कि इसके दो मीनिंग होते हैं. एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेशन करते हैं और एनिमल रियरिंग करते हैं. एनिमल रियरिंग मतलब एनिमल्स को हम अपने यूज़ के लिए पालते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो टोटली प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. अब जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कुछ. सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म. पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर बेसिकली डील्स विद फिशेस. देन हम लोग जो हैं अगर ग्रेप्स के बारे में बात करते हैं तो विटीकल्चर डील्स विद ग्रेप्स. हॉर्टिकल्चर डील्स विद फ्रूट्स एंड सो ऑन. हम लोग मधुमक्खियाँ भी पालते हैं, एनिमल्स को भी रेयर करते हैं, लाइक काऊ, गोट, बफेलो एटसेट्रा, वो अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए. But all these activities, cultivation and the animal rearing, basically depends upon the agriculture only and related to the primary sector only. Now अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो हमें इकोनॉमिक सेक्टर को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड द टर्शरी एक्टिविटी. Now primary activity, these are those activities in which we are using products directly from the nature. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग एंड सो ऑन, है ना. ऐसे अब एग्रीकल्चर जो है, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी गेट द फूड ग्रेन्स, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री वर्ड आ गया है, तो इंडस्ट्री क्या है? इट इज़ आर सेकेंडरी एक्टिविटी और यू कैन से सेकेंडरी सेक्टर. तो दिस सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रीज बेसिकली डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ द थिंग्स विच वी रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्रीज़ को इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर का जो मटेरियल है वो हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं. सो दिस एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सेक्टर एंड अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ वेयर द थिंग्स विल बी प्रोसेस्ड एंड फर्दर ट्रांसफर टू टर्शरी सेक्टर. Now tertiary sector क्या है? Tertiary sector includes activities, services like trade, transport, then advertisement, etc. The word agriculture is derived from 2 words, agar and culture. Agar means soil and culture means cultivation. So cultivation on soil is called agriculture. Now what is the primary conditions, or you can say prerequisite conditions for the agriculture to develop? So the 2 main conditions are climate and the soil. If the climate is optimum, then climate can be classified under like temperature, rainfall. For some crops we can consider humidity, and for some other crops we can consider frost-free days like cotton and so on. And under the soil category, or you can say types of soil, like red soil, black soil, alluvial soil, loamy soil and so on. Now as we know that arable land is best for the agriculture purpose. So what is arable land? It is the land on which the crops can grow, or you can say the land which is fertile.
So depending upon the geographical conditions and the human inputs, we can classify farming into two types. But before understanding the types of farming, let's first understand what these geographical conditions and the human input stands for. Geographical conditions refers to the temperature, rainfall, soil type, climate, nature of slope, land pattern, and the most important is amount of sunshine. And human inputs refers to the level of technology used or the machineries, demand of produce, seeds, chemicals, methodologies like plowing, sowing, spraying, storage, and so on. So let's first see the different types of farming in a format. Like first is the subsistence farming, the another one is commercial farming. Subsistence farming can be of two types: primitive subsistence farming and intensive subsistence farming. Commercial farming is also of two types: mixed farming and plantation agriculture. Now subsistence farming, इसमें क्या है कि किसान जो है वो अपने खेत पर उतनी ही फसल उगाता है जिससे कि उसके खुद का और उसके परिवार का गुजारा हो सके। इससे ज़्यादा नहीं वो कर पाता, फसल नहीं उगा पाता कि वो बहुत ज़्यादा फसल उगा ले और मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा ले। तो इसी तरीके से वो लाइफ स्टॉक भी उतने ही पालता है जिससे कि जो प्रोडक्ट मिले उसको वो अपनी ही फैमिली में कंज्यूम कर सके। अगेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर द सेल, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। ये तब से है जब हमारे यहाँ इंडिया के अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो उसमें इट इज़ द फर्स्ट एवर स्टाइल ऑफ फार्मिंग डेवलप इन हिस्ट्री। फाइन, क्योंकि बहुत पहले जब आदि मानव ने खेती करना सीखा था ना, तब का ये स्टाइल है। वो क्या करता था, खेती इस पर्पज़ से करता था कि खुद का पेट भर जाए और फिर धीरे धीरे उसको परिवार की सेंस आने लगी तो वो परिवार का भी पेट भर जाए, बस। तो ऐसी खेती जो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होती है उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। आज इस डेवलपिंग वर्ल्ड में स्टिल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं रूरल एरियाज़, जहाँ पर ये सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी भी की जाती है, ठीक है। सो if we move to the formal definition of subsistence farming, so it is the practice of growing crops and raising livestock sufficient only for one's own use without any surplus food for trade. अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो इस खेती में सिर्फ घर परिवार के सदस्य सारे जो मेंबर्स हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, सो इट बिकम्स हाउस होल्ड लेबर इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। सेकेंड इज़ इट इज़ नॉट मैकेनाइज्ड, ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा मशीनें यूज़ नहीं होती हैं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही है। थर्ड इज़ लेस आउटपुट, बहुत कम आउटपुट होती है, इतनी कम कि सिर्फ किसान का ही जो है परिवार यूज़ कर पाता है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको सबसिस्टेंस का मतलब है कि सिर्फ अपने लिए, सेल्फ सफिशिएंट। फार्मिंग का मतलब खेती। अब जो खेती सिर्फ अपने लिए की जाएगी उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इस सबसिस्टेंस फार्मिंग वर्ड को प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कैसे कहा जाए या इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कैसे कहा जाए, क्या क्राइटेरिया होंगे इसके पीछे अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए, तो वो भी हम समझते हैं। Here the word primitive denotes primary. Primary means जो पहला मेथड था, है ना, किस चीज़ का? सबसिस्टेंस फार्मिंग का। अभी हमने पढ़ा सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। तो जो पहले मेथड यूज़ किया जाता था यानी कि पुराना मेथड, उस मेथड से जो फार्मिंग की जाती थी उसी को हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब उस मेथड में क्या था कि पुराने ज़माने में, बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में, हम लोग जो टूल्स यूज़ करते थे वो ट्रेडिशनल टूल्स होते थे। हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं था इरिगेशन का कि जैसे कैनाल्स या
हमारे डैम प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं आजकल, ऐसा कुछ मेथड था नहीं उस समय। तो हमारे पास इरिगेशन के लिए सिर्फ मॉनसून पे हम लोग डिपेंड रहा करते थे। तो हम क्रॉप्स जो भी लगाते थे किसान लोग पुराने ज़माने में, तो वो हमेशा मॉनसून पे डिपेंड करते थे कि जब बारिश होगी मॉनसून की तो ये फसल अच्छी ग्रो करेगी। फिर हमारे पास कोई केमिकल्स भी नहीं होते थे उस समय, ना कोई पेस्टिसाइड्स, ना कोई केमिकल्स। तो एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट था वही उसको क्रॉप को ग्रो करने में बेसिकली हेल्प किया करता था। Now this type of farming is basically again divided into two subcategories. First is the shifting cultivation, second is the nomadic herding. अब shifting cultivation क्या है? अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है इन द रीजन्स ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इन एरियाज़ में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इन एरियाज़ में बहुत थिक या डेंस फॉरेस्ट अवेलेबल हैं और वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ की जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो इन बेसिकली इन फॉरेस्ट को क्या करती है, क्लियर करती है, काटती है और फिर वहाँ पर आग लगा देती है उस पर्टिकुलर एरिया में जितने लैंड पैच ऑफ लैंड को वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और जब वो राख बन जाता है आग लगाने के बाद में, वो सारा वुड जल के उसको क्या करते हैं वो लोग मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद में वो नैशेस को वो सोचते हैं, उनका मानना है कि अब जो है सॉइल की फर्टिलिटी हमने इंक्रीज़ कर दी है और अब हम इस पर जो भी फसल उगाएंगे वो अच्छी उगेगी। बेसिकली ऐसी एरियाज़ में जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो वहाँ पर जो क्रॉप यूज़ की जाती है, उगाई जाती है, वो मेज़, याम, पोटैटोज़ और कसावा जैसी क्रॉप्स होती हैं। तो इस टाइप की कल्टीवेशन को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और झूमिंग कल्टीवेशन भी इसी को कहते हैं। अब झूमिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो खेती की जाए, तो ये वही है। स्लैश एंड बर्न भी वही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग कल्टीवेशन, ये एक ही टाइप की फार्मिंग के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। अब जब कुछ समय बाद वो 1 या 2 क्रॉप्स उगा लेता है किसान फार्मर, तो वो क्या करता है, अपनी जगह शिफ्ट कर लेता है क्योंकि उसको ये दिखाई देता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। क्योंकि उस ज़माने में क्या था, कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता था। सब कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता था कि मॉनसून, अगर पानी की बात करें तो इरिगेशन फैसिलिटी का कोई सच साधन नहीं था। तो इरिगेशन के लिए क्या था, सब कुछ मॉनसून पे, कि पानी कहाँ से आएगा, ऊपर आसमान से आएगा, बादलों में से। कब आएगा, जब मॉनसून की बरसात होगी। तो इस तरीके से जो एशियन पीपल थे और आज भी जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अडेप्ट किए हुए हैं, तो आज भी उनकी बिलीफ यही है कि हम लोग एक लैंड पैच को, वैसे तो ये अब इंडिया में ख़त्म कर दी गई है, बैन कर दी गई है। इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी कई कंट्रीज़ में ये लगभग पूरी तरीके से बैन कर चुके हैं। बट स्टिल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लोग ऐसा काम कर देते हैं, इस टाइप की कल्टीवेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी जब रिड्यूस होती है तो फार्मर क्या करता है, अपने फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दूसरे पैच ऑफ लैंड को सेम मेथड से तैयार करता है और फिर वहाँ पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करता है। तो ये जो पहला लैंड है, ये लैंड जो है फैलो लैंड की तरह पड़ा रहता है। अब फैलो लैंड कितने सालों में रिगेन करता है अपनी जो फर्टिलिटी है, 2 to 3 ईयर्स में अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर लेता है। और उस टाइम ड्यूरेशन में जो ये फार्मर होता है, ये एक लैंड से दूसरे लैंड पैच ऑफ लैंड पे, फिर दूसरे पैच ऑफ लैंड से तीसरे पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाता है और फिर फाइनली वहीं पर फर्स्ट पैच ऑफ लैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने वो फैलो लैंड छोड़ा था ना, वहीं पर वापस आ जाता है और वहीं पर दोबारा से अपनी क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, बिकॉज दैट लैंड इज़ रेडी फॉर द crop production as it regains its fertility back.
नेचुरली। तो इस मेथड को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड को डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इवन इन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू दोज नेम्स। Now this slash and burn agriculture is known by various names in the various parts of the world, as I told you. Like it is called milpa in Mexico, mesol in Central Africa, conuco in Venezuela, roca in Brazil, ladang in Indonesia, and ri in Vietnam. Same in India, we don't have unified name for slash and burn agriculture across the country. In different parts of India, we have the same practice but is known by the different names. We call this shifting cultivation as bevar or dhiya in Madhya Pradesh, podu or penda in Andhra Pradesh, pamadabi or koman or bringa in Orissa, then Kumari in Western Ghats, Velre or Valtre in southeastern Rajasthan, Khil in Himalayan belt, Kuruwa in Jharkhand, Jhuming in the northeastern region, Pamalo in Manipur, Deepa in Bastar district of Chhattisgarh, Andaman and Nicobar Islands. Next is nomadic herding. It is practiced in the semi-arid and the arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan, Jammu Kashmir, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, etc. Now let me clear first this word nomadic herding. Nomadic. Have you ever heard the word nomads? Nomad का मतलब क्या होता है? चरवाहे. चरवाहे तो सुना होगा, शेफर्ड्स. तो अब ये जो चरवाहे लोग होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, अपनी कैटल्स का, काफ़ी सारी कैटल्स पालते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कैटल्स पालते हैं। जैसे एक चरवाहे का मतलब भेड़ चराता है तो उसके पास काफ़ी सारी भेड़ें होंगी, एक बड़ा ग्रुप होगा, एक बड़ा झुंड होगा उसके पास शीप का। ऐसे ही अगर कोई किसी ने बकरियां पाल रखी हैं तो काफ़ी बड़ा हर्ड होगा, काफ़ी बड़ा झुंड होगा उसके पास बकरियों का। तो इस तरीके से जो चरवाहे होते हैं ये अपने कैटल के झुंड को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि ये लोग तो सेमी एरिड और एरिड रीजन से ही बिलोंग करते हैं। एक्चुअली जिस रीजन से ये बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं होती, वहाँ पे एनिमल्स के लायक फॉडर भी नहीं अच्छा मिलता। तो वो एनिमल्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो ये भी अपनी लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब ये चरवाहे अपने कैटल हर्ड्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इनके एनिमल्स के लिए भी प्रॉपर फॉडर और प्रॉपर वाटर मिलता रहता है, जिससे कि इनके एनिमल्स भी ग्रो करते रहते हैं और ये भी अपनी जीविका चलाते रहते हैं, इनकी भी लाइफ जो है चलती रहती है। अब सपोज़ करो कि कोई अपना जो कैटल ग्रुप है वो यूपी साइड में ले आया और वहाँ पर आकर उसने जो है काऊ की मिल्क को सेल किया, ठीक है, तो उससे उनको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। इसी तरीके से सपोज़ करो मीट के लिए वो अपनी गोट्स को सेल करते हैं, कुछ गोट्स को सेल कर देते हैं, फिर शीप से वो वूल जो मिलता है उसको सेल करते हैं, फिर कई एनिमल्स को वो उनकी खाल के लिए यानी कि हाइड्स के लिए सेल करते हैं। और सपोज़ करो उनके पास डंकी हैं, किसी के पास बहुत बड़ा ग्रुप है डंकीज़ का, तो वो क्या करता है, उन डंकीज़ को हिली एरियाज़ की साइड अगर वो लेके पहुंच जाता है तो, या ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन्स पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, डंकी से बोझा ढोवाते हैं और बोझा ढोने के बाद जो उसकी अर्निंग होती है, इन सब चीज़ों को बेच के या बोझा ढोने के बाद में जो वो अर्न करते हैं उससे वो अपना जो है जीवन चलाते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ नोमैडिक हर्डिंग वर्क्स आउट। देन कम्स द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव का मतलब क्या है, इंटेंसिव का मतलब होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हम किसी लैंड को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं तो उसके दो मतलब हैं, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल उग रही है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से फसल उगी नहीं रही है।
लेकिन यहाँ पर इंटेंसिव के साथ आपको 2 वर्ड और मिले हुए हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी हमने पढ़ा है, जो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए खेती की जाती है उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट हो गई थी, और इस फार्मिंग को आज मॉडर्न इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट टारगेटेड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल लैंड पे जब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, यानी कि लैंड तो उतना ही है और पॉपुलेशन ग्रो करी जा रही है, और पॉपुलेशन उस लैंड पे ज़्यादा हो जाए, जितना वो लैंड पीस है उसके रेशियो में अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी जगह पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का यूज़ करते हैं। अब पॉपुलेशन कैसे ज़्यादा हो जाती है, अब आप देखो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, क्या लैंड बढ़ रहा है? लैंड तो उतना ही है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो हर रीजन में एक जैसी नहीं बढ़ रही है। कोई हमारे इंडिया के रीजन्स ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हुई है और वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन रीजन्स में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है और लैंड एरिया काफ़ी स्मॉल है। ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, ऐसी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पर लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं। अब इंडिया में भी लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं बाय द डिवीज़न ऑफ लैंड। अब हमारे यहाँ कहावत है ना, ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं आगे अपने बच्चों को दूंगी या दूंगा। तो अब सपोज़ करो एक फादर के पास 10 हेक्टेयर का लैंड है जिस पे वो खेती कर रहा है, फर्दर उसके 2 बेटे होते हैं, तो वो दोनों को वो लैंड डिवाइड करते हैं, तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आता है, 5 हेक्टेयर पर पर्सन। अब कहाँ एक इंडिविजुअल के पास, डोंट कंसिडर इट एज फादर, मतलब पहले इंडिविजुअल के पास 10 हेक्टेयर था, तो दूसरे जो 2 इंडिविजुअल आए दोनों के पास अपना अपना 5 हेक्टेयर का ही लैंड है। और फिर उसके बाद में मान लो एक के 2 बेटे हो जाते हैं और दूसरे के भी 2 बेटे हो जाते हैं, तो फर्दर ये लैंड 5 हेक्टेयर भी फर्दर डिवाइड होता है 2.5 हेक्टेयर में। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड उतना ही है। अब लैंड होल्डिंग्स आर बिकमिंग स्मॉल डे बाई डे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लैंड आगे डिवाइड होता चला जा रहा है, तो पर पर्सन जो लैंड का पीस आ रहा है वो छोटा टुकड़ा उनके हक में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जब छोटे लैंड पे हम खेती करते हैं और हमें क्या होता है उसमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों आउटपुट ज़्यादा चाहिए होती है, हमारी डिमांड्स, हमारी जो फूड की डिमांड है वो तो बढ़ ही रही है ना विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ा, लैंड की क्या हुआ, लैंड पीस छोटे होते चले गए। अब छोटे लैंड से, स्मॉल लैंड से अगर हमें ज़्यादा एग्रीकल्चरल ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें इरिगेशन मेथड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। हमें मानसून की बारिश पे नहीं डिपेंड करना है, मोर इरिगेशन मेथड्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन दैट, लाइक ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, और अगर पास में कोई कैनाल सिस्टम है तो उससे भी हम पानी ले सकते हैं, ताकि इन द एब्सेंस ऑफ मानसून और ऑन द फेलियर ऑफ मानसून हमारी जो फार्मर की क्रॉप है वो कहीं हद तक बिल्कुल भी ख़राब ना हो, वो सेफ़ रहे। फिर जो बीज हैं, जो हम सीड्स डाल रहे हैं, वो नॉर्मल सीड से प्रोडक्टिविटी कम आती है, सो वी शुड शिफ्ट टू HYV सीड्स। ये क्या होते हैं, जेनेटिक सीड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा, इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर मॉडर्न केमिकल इनपुट्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत खाद से कुछ भी नहीं होगा उस ज़मीन पे। जब छोटे लैंड से ज़्यादा चाहिए हमें आउटपुट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में हो सकता है हम 2 क्रॉप्स उगाएं, 3 क्रॉप्स उगाएं, मिक्स क्रॉपिंग कर लें। तो उसके लिए क्या है, हमें केमिकल्स जानने पड़ेंगे। केमिकल्स कैसे केमिकल्स जानने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि हमारी फसल को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो और हमारी फसल अच्छी खासी हेल्दी वेल्दी ग्रो हो, और फिर हम फर्दर उसको यूज़ कर सकें। तो इसमें क्या है, जो फार्मर जो है बिगनिंग से लेकर एंड तक, मतलब जब वो सीड सो करता है
तब से लेके हार्वेस्टिंग टाइम तक टोटल वो पैसा अपना कैपिटल लगाता चला जाता है, अपना मनी का इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है, क्योंकि उसको देखो इरिगेशन के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, फार्म की सुपरविजन के लिए उस लैंड एरिया में जब फसल पक रही होती है या बोई जाती है या हार्वेस्ट की जाती है उस तब तक जब तक वो कट के मार्केट में निकल ना जाए या अपने यूज़ के लिए यूज़ ना हो जाए तब तक वो क्या होता है उसकी सुपरविजन की ज़रूरत होती है। सुपरविजन में लगता है पैसा, क्योंकि हम लेबर हायर करते हैं। फिर उसके बाद में आप अच्छी क्वालिटी की सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जैसे भी हमने बात की, केमिकल इनपुट दोगे तो अगेन इट इज़ डिमांडिंग मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसमें बेसिकली राइस, वीट और मेज़ जैसी क्रॉप्स को हम कंसिडर करते हैं, उनको उगाया जाता है, ताकि जब ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें हम थोड़े लैंड एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं इन क्रॉप्स को यूज़ करके। सो दिस इज़ अबाउट द ऑल अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक्सटेंसिव मीन्स वाइड स्प्रेड, ठीक है, मतलब बहुत बड़े में फैला हुआ, इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग कैसी होगी? लार्ज और यू कैन से ह्यूज पैच ऑफ लैंड पे, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। और जब लैंड पैच बड़ा हो गया, उसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, तो हम उसमें लेबर इंटेंसिव ना करके उसको हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग बना देते हैं, ठीक है, वहाँ क्योंकि हम लोग मशीनरीज़ को इजीली यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम इंटेंसिव फार्मिंग में मशीनरीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, वो लेबर इंटेंसिव होती है। और एक्सटेंसिव क्या है? मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग स्मॉल लैंड पे की जाती है, एक्सटेंसिव ह्यूज और लार्ज लैंड पैच पे यूज़ किया जाता है। सो एक्सटेंसिव फार्मिंग इज़ ऑल्सो नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। अब जैसे कि ये वर्ड कमर्शियल है, आपको सुनाई दे रहा है ऑलरेडी, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि बिज़नेस, कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की फार्मिंग होगी, है ना, ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब कैसा बिज़नेस? प्रॉफिटेबल बिज़नेस जिसमें हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अब बड़े स्केल पे है तो इसमें हर चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी, जैसे कि इसमें जो टाइम कंजम्पशन होगा वो भी ज़्यादा होगा, इसमें जो भी केमिकल्स या सीड्स या जो भी हम मशीनरीज़ यूज़ कर रहे हैं ये सब लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि इसका लैंड भी काफ़ी लार्ज है जिस पे हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कमर्शियल फार्मिंग। The main characteristics of commercial farming is the use of higher doses of modern inputs like high yielding variety seeds, which are HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. Now, the degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Punjab and Haryana, whereas rice is a subsistence crop in Orissa. For this commercial farming, the land used is a very huge patch of land or a big land. And this type of farming is basically done with the help of machineries, so it is called mechanized farming also. Now, this commercial farming can be subcategorized as mixed cropping and the plantation cropping. मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? मिक्स क्रॉपिंग हम ऐसी टाइप की क्रॉपिंग मेथड को कहते हैं जिसमें कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे दो या दो से ज़्यादा फसलें एक साथ उगाते हैं, ठीक है, इन वन क्रॉप सीज़न। अब वो कैसे उगाते हैं? जैसे कि एक मेन क्रॉप होगी और जो दूसरी दो या एक क्रॉप जो उसके साथ हम मिक्स करके बोएंगे या लगाएंगे वो क्या होगी? सब्सिडरी क्रॉप, ठीक है। अब हम सबको ये पता है कि हर मेथड के, हर प्रोसेस के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। तो अब जैसे मिक्स क्रॉपिंग है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ सॉयल न्यूट्रिएंट्स, इट रिड्यूसेस इंसेक्ट्स, पेस्ट, वीड एंड क्रॉप डिजीजेस,
इन दिस मेथड क्रॉप्स बिकम रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स का मतलब है हॉट, ड्राई, वेट, कोल्ड, ये चीज़ें जो हैं, ये कंडीशंस जो होती हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। तो हैंस इट रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक फार्मर्स के लिए इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक केयर ऑफ बोथ द क्रॉप्स एट द सेम टाइम, ठीक है, और समटाइम्स द मेन क्रॉप ग्रोज एंड द सब्सिडरी क्रॉप्स डज नॉट, सो विच इज़ अ काइंड ऑफ लॉस टू द फार्मर। अब कुछ मिक्स क्रॉपिंग के एग्जांपल्स हैं, जैसे रागी के साथ हम ग्राम को उगा लेते हैं, या मेज़ के साथ हम उड़द बीन को उगा लेते हैं। अब हमारे कुछ रीजन्स जो हैं, ड्राई रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पर क्या होता है, वीट, ग्राम और मस्टर्ड को मिक्स राबी क्रॉप की तरह उगाया जाता है। प्लांटेशन क्या है? अब प्लांटेशन जो है एक तरीके की, एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन से हमें दो टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर को इससे ग्रोथ मिलती है और बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्लांटेशन के सेक्टर में हमें स्किलफुल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और वो ना तो उस पर्टिकुलर एरिया में होता है, ना नियर बाय एरिया से मिलता है, और तो और वो पूरे कंट्री में कहीं नहीं मिलता है, तो हमें दूसरे कंट्री से भी लेबर हायर करनी पड़ती है। अब प्लांटेशन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लांटेशन से हम लोग हाई यील्ड, हाई वैरायटी और हाई प्रोडक्टिविटी की उम्मीद रखते हैं। तो अगर हमें किसी भी सेक्टर में हाई प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है तो हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट भी, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, वो भी ज़्यादा होगी। अब जो भी प्रोडक्शन हमारी प्लांटेशन से होती है उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। अब जैसे कि टी प्लांटेशन से आपने वो देखा होगा कि चाय के बागानों में कैसे जो वुमेन्स हैं वो लोग कैसे बास्केट लगा के और टी लीव्स तोड़ते हैं और अपनी बास्केट भरते चले जाते हैं। तो ये जो टी लीव्स हैं वो हम डायरेक्ट तो नहीं कंज्यूम कर सकते कि चाय की पत्ती वहां से तोड़ी और अपनी चाय बना ली, ऐसा नहीं होता। तो टी लीव्स क्या करा जाते हैं, इंडस्ट्रीज में भेजी जाती हैं और फिर वहां प्रोसेसिंग होके फिर वो प्रोसेस टी जब मार्केट में आती है तब हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह से कॉफ़ी बीन्स हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन से हमें मिलता है कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स को भी सेम हम पहले इंडस्ट्रीज में भेजते हैं, उसको फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, फिर जो कॉफ़ी पैक होके मार्केट में आती है रेडी होके, उसको हम कंज्यूम करते हैं। अब अगर आप लोग ये कहो कि मैम बनाना प्लांटेशन जो है उसमें तो बनाना पके हुए होते हैं, वो तो डायरेक्ट ही कंज्यूम हो जाते हैं, तो ऐसा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% जो बनाना है वो हम डायरेक्ट इंडियन पॉपुलेशन डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेती है। लेकिन जो रिमेनिंग है 10 to 15% बनाना, उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे बनाना चिप्स बनते हैं, बनाना सॉस, बनाना वाइन, बनाना पाउडर, बनाना विनेगर, आपके घर में तो बनाना केक भी तो बनता होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये बनाना से बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी की प्लांटेशन है लाइक स्पाइसेस, बैम्बू, रबर और कोको एटसेट्रा, तो ये प्लांटेशन से जो भी हमें आउटपुट मिलती है, प्रोडक्ट मिलता है, वो फाइनल वो रॉ मटेरियल के ही रूप में यूज़ होता है। फाइनली उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज़ में, और तब इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग के बाद ही हम उसे फिर मार्केट में भेजते हैं, क्योंकि बेसिकली हम क्या इसको सेल करने के पर्पज से है, क्योंकि सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट एंड सो फॉर दिस अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क of transport and communication is required, which connects the plantation area, processing industries and market. So plantation क्या है, it acts as a interface between the primary sector and the secondary sector. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में जो ये प्लांटेशन है ये एक इंटरफेस का काम करता है। और प्लांटेशन के लिए अभी हमने देख ही लिया है कि हमें सबसे ज़्यादा
ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? आप किसी भी प्लांटेशन को ले लो, अगर उसका प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में पहुंचने के लिए काफ़ी देर हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा तो वो स्पॉयल हो जाएगा। चाहे आप बनाना को ले लो, चाहे आप कोकोनट को ले लो, चाहे आप टी लीव्स को ले लो, चाहे आप कॉफ़ी बीन्स को ले लो, जिस मर्जी आप प्लांटेशन को, इवन स्पाइसेस भी। तो ये जो हैं इनके लिए रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन। अब इंडिया में प्लांटेशन प्रैक्टिस बेसिकली नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स में की जाती है। टी प्लांटेशन आपको असम और नॉर्थ बंगाल में देखने को मिलता है। कॉफ़ी प्लांटेशन आपको मैक्सिमम कर्नाटका में देखने को मिलती है। बनाना प्लांटेशन देखने को मिलता है हमारे साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में। रबर प्लांटेशन केरला में देखने को मिलती है और बैम्बू प्लांटेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। सो फाइनली अब हमने प्लांटेशन के बारे में इतना कुछ जाना, तो इससे हमें इसका नटशेल क्या पता चलता है। फाइनली हम ये जानते हैं कि प्लांटेशन से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, feel free to ask any day, any time.